मैं 83 साल की हूँ और मैं आपको अभी कुछ ऐसा बताने वाली हूँ जो कुछ लोगों को बहुत गुस्सा दिला देगा। चाय के एक कप के बाद मिट जाने वाला मीठे तरह का गुस्सा नहीं, वो तरह जो आपकी छाती में बैठ जाता है और जलता है क्योंकि आप जानते हैं कि वह सच है और आप चाहते हैं कि वह सच न होता। लोग सोचते हैं कि मैं आपको कहूँगी कि 60 के बाद प्यार में मत पड़ो, कि आपको अपने घर में खुद को बंद कर लेना चाहिए और चाबी फेंक देनी चाहिए और मान लेना चाहिए कि रोमांस तो जवान महिलाओं के लिए है जिनकी त्वचा ज़्यादा कसी हुई होती है और मुस्कानें ज़्यादा चमकीली होती हैं। मैं यह नहीं कहने वाली, मैं कुछ ज़्यादा कठिन कहने वाली हूँ। मैं आपको बताने वाली हूँ कि जब एक उम्र दराज आदमी प्यार ढूंढने आता है तो क्या होता है और उस महिला को इसकी क्या कीमत चुकानी पड़ती है जो उसे उसे पाने देती है। मेरा नाम लॉरा ग्रेस है। मैं 83 की हूँ। मैं विंसेंट से 46 साल तक शादीशुदा थी। फिर 15 साल पहले उनकी मौत हो गई। मैंने 5 बच्चों को पाला है। मैं अपने ज़्यादातर दोस्तों से ज़्यादा जी चुकी हूँ। मैं एक विनाशकारी गिरावट से बची हूँ जिसने मुझे 11 घंटे तक फर्श पर छोड़ दिया था और कोई नहीं आया था। और मैं इतना जी चुकी हूँ कि अपने उम्र की महिलाओं को वही गलतियाँ बार बार करते देखूं जो सोचती हैं कि अकेलापन वह चीज़ है जिसे एक आदमी ठीक कर सकता है। वो नहीं कर सकता। और अगर आप अभी मुझ पर विश्वास नहीं करते तो इसके अंत तक करेंगे। मेरी एक दोस्त थी जिसका नाम मार्गरेट था। मार्गरेट 71 की थी जब उसके पति की मौत हुई, दिल का दौरा। ठीक वहीं रविवार दोपहर को बैठक में जब टेलीविज़न अभी भी चल रहा था, उसने बाद में मुझे बताया कि उसने उसे 3 दिन तक बंद नहीं किया। इसलिए नहीं कि वह उसे देखना चाहती थी, इसलिए कि उसके नीचे की खामोशी बहुत ज़्यादा तेज़ थी। मार्गरेट ने वैसे शोक मनाया जैसे हम जैसी महिलाएं शोक मनाती हैं, चुपचाप, पूरी तरह। उसके हाथ अभी भी कपड़े धो रहे थे और उसका दिमाग पूरी तरह कहीं और था। पहले 6 महीनों में उसने बहुत कम खाया। उसने वह वजन घटाया जिसे घटाने की उसे ज़रूरत नहीं थी। उसने गहने पहनना बंद कर दिया। उसने अपने बाल कर्ल करना बंद कर दिया। वह खुद को ईंट दर सावधानी ईंट फिर से बना रही थी और भले ही ढांचा पहले से छोटा था, वह उसका था। फिर वह रिचर्ड से मिली। रिचर्ड 68 का था, हाल ही में तलाकशुदा और जो भी उससे मिला उसके मुताबिक आकर्षक। उसकी मुद्रा अच्छी थी और सफ़ेद बाल सलीके से साइड में कंघी किए हुए थे और उस तरह की मुस्कान थी जो आपको महसूस कराती थी कि कमरे में आप ही अकेले इंसान हैं। वह दरवाजे खोलता था, वह फूल लाता था, वह ऐसी बातें कहता था जैसे मुझे बस तुम्हें बोलते हुए सुनना बहुत अच्छा लगता है। और देखो, यह वाक्य एक चेतावनी लेबल के साथ आना चाहिए जब इसे 60 से ऊपर का आदमी बोलता है। मार्गरेट ने मुझे उसके बारे में एक गुरुवार को बताया। मुझे याद है क्योंकि मैं तौलिए मोड़ रही थी, अच्छे वाले, वे जो विंसेंट ने हमारी 30वीं सालगिरह पर मुझे खरीदे थे क्योंकि मैंने एक बार कहा था कि मुझे मोटे वाले पसंद हैं। और जब उसने रिचर्ड का नाम कहा, मैं मोड़ना रोक गई। उसके कारण नहीं, इसलिए कि उसने उसे जिस तरह कहा, नरमी से, सावधानी से, जैसे सिर्फ उसका जिक्र करके भी वह इजाज़त मांग रही हो। लॉरा, उसने कहा, क्या तुम्हें लगता है कि यह बहुत जल्दी है? बहुत जल्दी किस लिए? मैंने कहा,
जैसे शोक एक समय सारणी पर चलता हो, जैसे प्यार फ्रंट डेस्क पर चेक इन करता हो और अपनी बारी का शालीनता से इंतज़ार करता हो। मैंने उससे कहा कि मुझे नहीं पता। यह ईमानदार था। जो मैंने उसे नहीं बताया वह मेरे पेट में वह गांठ थी, कसी हुई और नीचे। वह तरह जो मुझे तब होती है जब कुछ गलत होने वाला होता है और मैं अभी उसे साबित नहीं कर सकती। मैं जलन में नहीं थी। मैं इस बारे में बहुत साफ होना चाहती हूँ। मैं उसके लिए डर गई थी क्योंकि मैंने यह पहले देखा था। मैंने उम्र दराज पुरुषों को किसी महिला की जिंदगी में ऐसे चलते देखा था जैसे वे किसी होटल में चेक इन कर रहे हों, यह उम्मीद करते हुए कि कोई बिस्तर बनाए और फ्रिज भर दे और तकिए पर मिंट रख दे। और डरने में मैं सही थी। रिचर्ड 4 महीनों के भीतर मार्गरेट के साथ रहने आ गया। 4 महीने, ये रोमांस नहीं है, ये हड़बड़ी है। और 60 के बाद किसी उम्र दराज आदमी में हड़बड़ी लगभग हमेशा एक ही चीज़ का मतलब होती है। उसे साथी नहीं चाहिए, उसे एक प्रतिस्थापन चाहिए। उसे कोई चाहिए जो उस आकार को भर दे जो उस महिला के जाने के बाद बचा था, जो पहले वह सब करती थी जो उसने खुद कभी करना नहीं सीखा। मैं क्रूर नहीं हो रही, मैं सटीक हो रही हूँ। फर्क है, भले ही नतीजा उसी तरह चुभता हो। रिचर्ड को खाना बनाना नहीं आता था, एक भी भोजन नहीं, न अंडे न टोस्ट। वह उसे जला देता और फिर चूल्हे को ऐसे दोष देता जैसे उसकी उससे दुश्मनी हो। उसे अपनी खुद की धुलाई करना नहीं आता था। उसे डॉक्टर की अपॉइंटमेंट कैसे तय करनी है या किराने का सामान कैसे खरीदना है या ये याद रखना कि कौन सी गोलियां उसे किस दिन लेनी है नहीं आता था। वह पैट्रिशिया नाम की महिला से 29 साल शादीशुदा रहा था और पैट्रिशिया ने ये सब संभाला था। हर वह अदृश्य काम जो एक इंसानी जिंदगी को सुचारू रूप से चलाता है। अपॉइंटमेंट्स, किराना, बिल, जन्मदिन के कार्ड, हर एक कमरे का भावनात्मक तापमान, पैट्रिशिया ने ये सब प्रबंधित किया था। और जब पैट्रिशिया गई, इसलिए नहीं कि वह मर गई, बल्कि इसलिए कि वह आखिरकार थक गई, रिचर्ड ने शादी का शोक नहीं मनाया, उसने सेवा का शोक मनाया। यह एक कठोर वाक्य है, मैं जानती हूँ कि है। मैंने इसे अभी अपने मुंह से निकलते महसूस किया और इसमें धार है, लेकिन मैंने कठोर बातें कहने का हक कमाया है। 83 साल आपको वह दिलाते हैं, अगर और कुछ नहीं। मार्गरेट 6 हफ्तों के भीतर रिचर्ड की नई पैट्रिशिया बन गई। वह उसके लिए दिन में 3 बार खाना बनाती थी, क्योंकि रिचर्ड बचा हुआ खाना नहीं मानता था, जो एक ऐसा रुख है जिसे मैं अजीब भी पाती हूँ और थकाने वाला भी। उसने उसकी दवाइयों को उन प्लास्टिक पिल ऑर्गेनाइज़र में से एक में व्यवस्थित किया जिनके ढक्कनों पर हफ्ते के दिन छपे होते हैं। उसने उसे उसकी बेटी को उसके जन्मदिन पर कॉल करने की याद दिलाई। उसने उसकी शर्टें इस्त्री की और यह विवरण वह है जो आज भी मुझे एक मेज़ पलट देने का मन कराता है। मार्गरेट ने अपने पहले पति के लिए एक बार भी शर्ट इस्त्री नहीं की थी, क्योंकि उसका पहला पति अपनी शर्टें खुद इस्त्री करता था। उसने उनकी शादी के दिन से लेकर अपनी मौत के दिन तक अपनी धुलाई खुद की। वह हफ्ते में 2 बार डिनर बनाता था, कुछ खास नहीं, आमतौर पर चिकन, लेकिन वह यह बिना कहे करता था और बिना तालियों की उम्मीद किए। यही फर्क है, यही सब कुछ है,
ये है वह जो किसी महिला के साथ होता है जब वह 60 के बाद उस पैटर्न में गिर जाती है। और मैं चाहती हूँ कि आप ध्यान से सुने, क्योंकि यह हिस्सा आज मैं जो भी कहूँगी उससे ज़्यादा मायने रखता है। वह सिर्फ अपनी आज़ादी नहीं खोती, वह खुद को खो देती है। वह स्वयं, जिसे उसने विधवापन के सालों में सावधानी से, मेहनत से फिर से बनाया था। मार्गरेट ने अकेले रहना सीख लिया था। उसने यह सीख लिया था कि वह जिस अजीब समय पर चाहे डिनर खा सकती है, ऐसे टीवी शो देख सकती है जिन्हें रिचर्ड बेवकूफ़ी कहता, एक उपन्यास के साथ बिस्तर पर जा सकती है और किसी के ठंडे पैर उसकी पिंडलियों से दबे नहीं हों। उसने ये खोज लिया था कि उसकी राय है, मजबूत राय। तस्वीरें कहाँ टांगनी है इस पर, बाथरूम किस रंग का करना है इस पर, कुत्ता लेना है या नहीं इस पर। उसने सच में एक कुत्ता लिया, बेनी नाम का एक छोटा टेरियर जो उसकी गोद में बैठता था और सर्दियों की रातों में उसे गर्म रखता था। मार्गरेट ने एक छोटा, पवित्र, पूरी तरह पर्याप्त जीवन बनाया था और उसने चाबियां एक ऐसे आदमी को दे दी जिसे यह भी एहसास नहीं था कि वह उसे ढहाने के लिए अंदर आ रहा है। रुको, यह और बदतर हो जाता है। मैं यह नहीं कह रही कि रिचर्ड कोई खलनायक था, वह नहीं था। वह बस एक आदमी था जिसे कभी यह नहीं सिखाया गया था कि भावनात्मक या घरेलू रूप से खुद की देखभाल कैसे करनी है। और जब उसे एक इच्छुक महिला मिली, उसने उसे यह करने दिया। यह प्यार नहीं है, यह काम सौंपना है, और फूलों और तारीफों में लिपटा हुआ काम सौंपना भी काम सौंपना ही है। मैंने ये मार्गरेट से एक बार कहा, धीरे से, चाय पर, अर्ल ग्रे जो उसकी पसंदीदा थी। मार्गरेट, मैंने कहा, आखिरी बार रिचर्ड ने तुम्हारे लिए कब खाना बनाया था? उसने मुझे ऐसे देखा जैसे मैंने पूछा हो कि आखिरी बार कुत्ते ने टैक्स कब फाइल किया था। वह खाना नहीं बनाता लौरा, उसने कहा। उसके पास हाथ है, मैंने कहा। उसके पास चूल्हा है। उसके पास 68 साल हैं दूसरों को रसोई इस्तेमाल करते देखते हुए। किस बिंदु पर नहीं बनाता, नहीं बनाना चाहता, बन जाता है। उसने विषय बदल दिया। उसने मेरी पोती क्लेयर के बारे में पूछा। मैंने उसे करने दिया, लेकिन सवाल वहाँ हमारे बीच मेज पर ऐसे बैठा रहा जैसे चाय का तीसरा कप जिसे कोई पीना नहीं चाहता था। उस बातचीत के बाद मैं घर गई और मैंने चीज़ें लिखनी शुरू कर दी, सिर्फ अपने लिए। छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे पैटर्न जिन्हें मैं सालों से देख रही थी, लेकिन कभी जोर से नाम नहीं दिया था। मैंने इसे कुछ नहीं समझा। मेरी पोती क्लेयर थी जिसने महीनों बाद नोटबुक ढूंढी और मुझे बताया कि दूसरी महिलाओं को वह पढ़ना चाहिए जो मैंने लिखा था। वही थी जिसने उसे ऑनलाइन डाला। उसने उसका नाम स्वतंत्रता के लिए संपूर्ण मार्गदर्शिका रखा। मुझे अभी भी अजीब लगता है, सच कहूँ तो। लेकिन यह इस वीडियो के अंत के लिए एक कहानी है। मैं इसे थोड़ा बड़ा करूं, क्योंकि मार्गरेट की कहानी अनोखी नहीं है। यह एक पैटर्न है, और एक बार आप इसे देख लेते हैं, आप इसे अनदेखा नहीं कर सकते। जैसे उन ऑप्टिकल इल्यूजन्स में जहां फूलदान 2 चेहरों में बदल जाता है और फिर आप उसे कभी उसी तरह नहीं देख सकते। ये पैटर्न है। 60 से ऊपर का एक आदमी अपनी पत्नी को मौत या तलाक के जरिए खो देता है और महीनों के भीतर
कभी कभी हफ्तों के भीतर वह अगली की तलाश में होता है। इसलिए नहीं कि उसने पहली से इतना कम प्यार किया कि वह पहले ही आगे बढ़ गया, इसलिए कि वह उस पर इतना पूरी तरह निर्भर था कि भूमिका भरे बिना वह काम नहीं कर सकता। वह प्यार नहीं ढूंढ रहा, वह नौकरी का इंटरव्यू कर रहा है। इस बीच जब 60 से ऊपर की एक महिला अपने पति को खो देती है तो वह शोक मनाती है, वह टूट जाती है। वह रात के 2 बजे फर्श पर पड़ी होती है और सोचती है कि क्या उसकी बाकी जिंदगी ऐसा ही महसूस होने वाली है। और फिर धीरे धीरे महीनों में, कभी कभी वर्षों में वह खुद को वापस सिल लेती है। वह सीखती है कि वह उन चीज़ों में सक्षम है जो उसे पहले कभी नहीं करनी पड़ी। वह सीखती है कि कार में तेल कैसे जांचना है, टपकते नल को कैसे ठीक करना है, वित्त कैसे संभालने हैं, नाली कैसे खोलनी है। वह सीखती है कि फर्नीचर की व्यवस्था के बारे में उसकी राय है जिसे कभी पूछा ही नहीं गया था। वह डिनर में सीरियल खाती है और इसके बारे में बिल्कुल कोई अपराध बोध महसूस नहीं करती। वह कभी कभी अपनी पूरी वयस्क जिंदगी में पहली बार एक संपूर्ण व्यक्ति बन जाती है जो किसी की पत्नी होने से परिभाषित नहीं है। और फिर एक आदमी आता है, सक्टासन, अच्छी तरह कपड़े पहने, हाथ में फूल, आकर्षक, ध्यान देने वाला, अकेले खाने से बिल्कुल डरा हुआ। और वह महिला जिसने अभी अपने दम पर सांस लेना सीखा था, फिर से सांस रोक लेती है। ये एक सवाल है जो सालों से मेरे दिमाग में रहता आया है, एक पालने के ऊपर लटकने वाले मोबाइल की तरह धीरे धीरे घूमता हुआ। बूढ़े पुरुष अकेले होने पर क्यों बिखर जाते हैं और बूढ़ी महिलाएं क्यों जुड़ जाती हैं? मुझे लगता है क्योंकि महिलाओं ने अपनी पूरी जिंदगी लचीलापन का अभ्यास किया है, तब भी जब किसी ने उसे वह नहीं कहा। हर बार जब हमने वह खाना बनाया जिसे बनाने का मन नहीं था, हर बार जब हमने उस पार्टी में मुस्कान दी जहां हम जाना नहीं चाहते थे, हर बार जब हमने रात के 3 बजे एक बुखार वाले बच्चे को गोद में पकड़ा जबकि हमारे पति चैन से सो रहे थे, सच में सो रहे थे, दिखावा नहीं, क्योंकि उन्हें यह कभी सूझा ही नहीं कि उन्हें उठना चाहिए। हम प्रशिक्षण ले रही थीं। हम एक ऐसी मांसपेशी बना रही थीं जिसे पुरुषों को कभी बनाना नहीं पड़ा, क्योंकि कोई हमेशा उसे उनके लिए कस रहा था। और इसलिए जब वह कोई गायब हो जाता है, जब पत्नी मर जाती है या चली जाती है, आदमी नहीं जानता कि उस मांसपेशी का इस्तेमाल कैसे करना है। उसे यह भी नहीं पता कि वह मौजूद है। यह ऐसा है जैसे किसी से पियानो बजाने को कहना जब उसने अपनी पूरी जिंदगी किसी और को बजाते हुए सुना है। और बैठकर स्केल्स सीखने के बजाय उन बदसूरत अटकते हुए पहले प्रयासों को सहने के बजाय वह बाहर जाता है और एक और पियानिस्ट रख लेता है। बस पियानिस्ट एक महिला है और उसे पैसे नहीं मिल रहे। मैं जानती हूं कि यह कठोर लगता है, इसे कठोर रहने दो। मैं 83 तक नहीं पहुंची कठोर सच्चाइयों को रुई में लपेटकर, और यही कहानी भारी हो जाती है। मार्गरेट रिचर्ड के साथ 2 साल रही। उन 2 सालों में उसने बागवानी बंद कर दी। गुलाब, टमाटर, जड़ी बूटियां जो वो रसोई की खिड़की के पास छोटे गमलों में उगाया करती थी, सब गायब।
उसने मुझे पहले की तरह बार बार फ़ोन करना बंद कर दिया। हमारी हफ्ते में 2 बार की बातचीत हफ्ते में 1 बार हो गई, फिर हर 2 हफ्ते में, फिर ओ लॉरा, मैं बहुत व्यस्त थी। व्यस्त किसमें? रिचर्ड की धुलाई, रिचर्ड के भोजन, रिचर्ड का भावनात्मक रख रखाव। मैं छोटी हो गई, सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं, हालांकि वह भी हुआ। वह सिकुड़ती हुई लगी। उसके कंधे अंदर की ओर मुड़ रहे थे, जैसे किसी पौधे को पर्याप्त रोशनी नहीं मिल रही हो। वह उस तरह छोटी हो गई जैसे महिलाएं छोटी हो जाती हैं जब वे खुद को एक आदमी की ज़रूरतों के इर्द गिर्द मोड़ देती हैं। वह कम जगह लेने लगी, वह कम आवाज़ करने लगी, उसकी कम राय रह गई, या कम से कम उसने उन्हें कहना बंद कर दिया। और रिचर्ड का वज़न बढ़ा। रिचर्ड बेहतर सोने लगा। रिचर्ड पुरुषों के एक पोकर समूह में शामिल हो गया। रिचर्ड हर उस व्यक्ति को जो सुन सके बताता था कि मार्गरेट कितनी अद्भुत महिला है। वह मेरी इतनी अच्छी देखभाल करती है, वह चमकते हुए कहता। हर बार जब मैं यह सुनती, मैं चीखना चाहती थी। जब मार्गरेट ने आखिरकार रिचर्ड को छोड़ा, ये नाटकीय नहीं था। वह बस 1 नवंबर की दोपहर मेरे घर आई, मेरी रसोई की मेज़ पर बैठी और कहा, लॉरा, मैं भूल गई कि मैं कौन थी। 5 शब्द, 2 साल गायब रहने का वर्णन करने के लिए बस इतना ही काफ़ी था। ये मेरी कठोर सच्चाई है और मैं ये सबको दे रही हूँ। पहले अकेले रहना सीखिए। वीकेंड्स के लिए अकेले नहीं, वैसे अकेले जैसे महिलाएं हमेशा अकेले रही हैं। उस अकेलेपन में बैठिए। उसे आपको वह सिखाने दीजिए जो उसे सिखाना है। खाना बनाना सीखिए, महसूस करना सीखिए, एक व्यक्ति बनना सीखिए, एक पद नहीं। मैं ये नहीं कह रही कि फिर से प्यार मत कीजिए। प्यार ही वह एक चीज़ है जो मैंने 83 साल में देखी है, जो इस पूरे गड़बड़ झाले को सार्थक बनाती है। मैं ये कह रही हूँ कि प्यार को उस काम के चारों ओर एक शॉर्टकट की तरह मत इस्तेमाल कीजिए जो आपको खुद पर करना है। मैं अभी विंसेंट की कुर्सी पर बैठी हूँ। चमड़ा फटा हुआ है और मेरी बेटी लिंडा बार बार कहती रहती है कि मैं इसे बदल दूँ। इसमें अभी भी हल्की सी उसकी खुशबू है। कुछ दिनों में वह खुशबू सुकून है, कुछ दिनों में वह चाकू है, ज़्यादातर दिनों में वह दोनों है। मुझे उनकी कमी है, लेकिन मैं इस शांति को किसी भी ऐसे आदमी के लिए नहीं बदलूंगी जो चाहता है कि मैं उसे उसकी ब्लड प्रेशर की दवा लेने की याद दिलाऊं। मैंने पहले कहा था कि मैंने चीज़ें लिखनी शुरू की। क्लेयर ने मुझे इसे ऑनलाइन डालने में मदद की। उसने इसका नाम स्वतंत्रता के लिए संपूर्ण मार्गदर्शिका रखा। ये मानने में मुझे शर्म आती है, लेकिन मेरे बेटे डेविड ने मुझे 2 दिन पहले फ़ोन किया और कहा कि इसे हटा दो। उसने कहा, माँ, तुम परिवार को शर्मिंदा कर रही हो। मुझे नहीं पता मैं इसे और कितने समय तक ऑनलाइन रखने की हिम्मत रख पाऊंगी। लिंक पिन किए गए कमेंट में है। मैं इसे जल्द ही हटा सकती हूँ। तो अगर आज मैंने जो कहा उसमें से कुछ आपको छू गया, अभी क्लिक कीजिए। अगर यह कहानी आपको छू गई, एक लाइक छोड़िए। सब्सक्राइब कीजिए अगर आप बात करते रहना चाहते हैं। हर हफ्ते मैं बैठती हूँ और आपको सच बताती हूँ, क्योंकि किसी को तो करना ही है।